नमस्कार साथियों, मैं जय मालाकार क्लासेस में आप लोगों का स्वागत करता हूं। चलिए, जो हम लोगों का प्रैक्टिस से चल रहा था सीजी टेट और शिक्षक भर्ती से संबंधित सी टेट से संबंधित, तो उसी क्रम में हम आज हिंदी भाषा का एक प्रैक्टिस सेट लेकर आप लोगों के सामने आए हुए हैं, जिसमें कुछ प्रश्न होंगे और उसके आंसर पूरे व्याख्या के साथ आप लोगों को बताया जाएगा। तो आइए देखते हैं ये हिंदी संबंधित पहला प्रश्न स्टार्ट करते हैं। इस तरह से है पहला प्रश्न, किस शब्द का संधि विच्छेद शुद्ध नहीं है? जो शुद्ध नहीं है उसको बताना है। देखिए, मात्रा धन आनंद, मात्रानंद, सदा धन एव सदैव, ये देखिए सदा धन एव सदैव, ये सही है। ठीक है, ये कौन सा है? ए के मात्रा हो गया, मतलब ये वृद्धि स्वर संधि होगी। कौन सी संधि? वृद्धि स्वर संधि। पितृधन अनुमति है ना, पितृ अनुमति, ये हो जाएगा। देखिए री और अ मिल के र हो गया है ना, री और अ मिल के री हो गया, तो ये यण हो जाएगा। ठीक है, परम धन औदार्य, देखिए इसमें भी अ और औ है ना, अ और औ मिल के क्या हो गया है? औ हो गया है, तो ये हो जाएगा आपका, ये भी हो जाएगा वृद्धि स्वर संधि, उसमें वृद्धि हो गया है। ठीक है, तो इसमें जो शुद्ध नहीं है वो हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, शुद्ध नहीं है। तो इसका 42वां का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मात्रा धन आनंद, ये जो है गलत है। बाकी ये जो तीन है, दूसरा तीसरा और चौथा सही है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43 पे, अवर का विलोम होगा। अवर का होता है प्रवर होता है। ठीक है, अवर का प्रवर, अवर का विलोम प्रवर होता है। ठीक है, आगे देखते हैं अगला प्रश्न, कौन सा शब्द कामदेव का पर्यायवाची नहीं है? उसको बताना है। जो कामदेव का पर्यायवाची नहीं है, तो अनंग भी कामदेव का है, मनसिज भी है, कंदर्प भी कामदेव का पर्यायवाची है, अरविंद नहीं है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 4। अरविंद किसको कहा जाता है? तो अरविंद कमल के लिए कहा जाता है। अरविंद किसको कहा जाता है? कमल को कहा जाता है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 4 हो जाएगा। किस शब्द में विसर्ग संधि नहीं है? देखिए यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हैं, उसमें विसर्ग संधि नहीं है, उसको बनाना है। देखिए, तो मनोनुकूल, तो ये हो जाएगा मनः धन अनुकूल, इसमें विसर्ग संधि है। ये पयोद में पयः धन द, इसमें भी विसर्ग संधि है। मनः धन ताप, इसमें भी है, तो किसमें नहीं है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए पे नहीं है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ऑप्शन ए में क्या संधि होगा? तो अनुधन स्वार है ना, अनुधन स्वार, ये संधि का क्या बोला जाता है? अपवाद होता है। अनुधन स्वार ऐसा लिखाएगा, अनुधन स्वार है ना, तो ये संधि का अपवाद होता है एक। ठीक है, तो बाकी तीनों क्या है? विसर्ग संधि है, तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, अनुस्वार। आगे देखते हैं उष्म महाप्राण। देखिए, उष्म भी है और महाप्राण भी है, तो सबसे पहले आप लोगों को अल्प प्राण महाप्राण जानना होगा। तो अल्प प्राण किसको कहते हैं? तो जो भी स्पर्श व्यंजन जैसे हैं, स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं? 25 होते हैं। ठीक है, कौन कौन से? तो देखिए, क वर्ण है ना, उसके बाद च वर्ण, ऐसे फिर ट, फिर इसमें 5, इसमें 5, इसमें 5 है ना, त वर्ण में 5 और प वर्ण में 5, तो 5 5 25। इसमें से देखेंगे हम, तो इसमें देखिए उसी में से पूछा है ना, तो यहाँ पे जो अल्प प्राण होगा उसमें जैसे 1, 3 और 5 है ना, पहले तीसरे और 5वें नंबर पे जो आया, जैसे कि क, पहले पे क आ जाएगा, तीसरे पे ग आ जाएगा और 5वें में क ख ग घ व है ना। तो ये देखिए, ये तीनों क्या है? अल्प प्राण है। और महाप्राण क्या हो जाएगा? तो 2 और 4, क्या बच गया? 2 और 4 है ना, तो दूसरा क्या था? ख है ना, क के बाद ख दूसरा था, उसके बाद ग के बाद घ, ये चौथा, ये दोनों क्या है? महाप्राण है। तो इसमें ये तो हो गया महाप्राण, अल्प प्राण, महाप्राण के। लेकिन उष्म बोला है, उष्म बोला है मतलब उष्म व्यंजन। उष्म व्यंजन कौन कौन से होते हैं? तो उष्म व्यंजन स आपके, और स, फिर स और ये ह, ये होते हैं 4 उष्म व्यंजन होते हैं। तो देखिए, इसमें उष्म होना चाहिए और दूसरे स्थान पर होना चाहिए, तो कौन है वो? ये श है ना, जो आपका षटकोट वाला स है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। ठीक है, स जो है वो उष्म महाप्राण है। आई थिंक आप लोगों को अल्प प्राण महाप्राण समझ में आ गया होगा, उष्म व्यंजन भी समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं 47, प्राथमिक स्तर पर भाषा अध्ययन में मुख्य तत्व होगा। प्राथमिक स्तर पर भाषा अध्ययन में मुख्य तत्व क्या होगा? व्याकरण का उपयोग, साहित्य समझ, शब्द भंडार, अभिवृद्धि, उच्चारण की स्पष्टता, तो इसका सही आंसर हो जाएगा शब्द भंडार में अभिवृद्धि। ठीक है,
वाक्यांश के लिए कौन सा अशुद्ध है, जो अशुद्ध है उसको चुनना है। तो देखिए दूसरे नंबर का, जिसकी आशा न की गई हो अप्रत्याशित, बिल्कुल सही है। जिसे जाना न जा सके अजेय है ना, अज्ञेय, बिल्कुल सही है। दोपहर के पहले का समय पूर्वाह्न, ये भी सही है। और क्षण में या शीघ्र टूटने वाला खंडहर, तो खंडहर शीघ्र टूटता है जो रहता है उसको खंडहर बोलते हैं क्या? नहीं, जो जीर्ण शीर्ण बहुत समय से टूटा फूटा रहता है उसी को खंडहर कहा जाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 48 का। आगे देखते हैं 49 नंबर प्रश्न। स्त्री पुरुष में प्रयुक्त समास है। स्त्री और पुरुष देखिए दोनों एक दूसरे के विपरीत भी हैं और बीच में और लगता है, तो वहाँ पे क्या होता है? द्वंद्व समास होता है। स्त्री और पुरुष है ना, सीता और राम है ना, इसी तरह के जो शब्द होते हैं, राम और लक्ष्मण, इस तरह के जो शब्द होते हैं वे द्वंद्व होते हैं। ठीक है, तो ये द्वंद्व हो जाएगा। आगे देखते हैं जातिवाचक और व्यक्तिवाचक, जो संज्ञाओं का कौन सा युग्म गलत है उसको बताना है। देखिए कुत्ता और पिल्ला, नगर, फिर जयपुर, पर्वत, हिमालय, स्त्री और श्वेता। तो देखिए जातिवाचक मतलब आपका एक जातिवाचक होना चाहिए और एक व्यक्तिवाचक होना चाहिए। व्यक्तिवाचक मतलब व्यक्ति विशेष का नाम होना चाहिए, जहाँ पे किसी एक पर्सन को इंगित किया जाता है वो व्यक्तिवाचक है, और जातिवाचक किसी समूह, उस जाति समूह को बताया। जैसे नगर बोला है तो नगर बहुत सारे हो सकते हैं, तो ये जातिवाचक है। जयपुर बोला है तो जयपुर एक नाम है ना। जैसे यहाँ पे श्वेता बोला है तो एक नाम है। स्त्री बोला है तो स्त्री में बहुत सारे प्रकार हो सकते हैं, छोटी स्त्री, बड़ी स्त्री, मोटी स्त्री, पतली स्त्री, हो सकता है कि नहीं। इसी तरह से पर्वत बोला है तो पर्वत का कई सारे पर्वत अलग अलग हो जाएंगे जैसे। और हिमालय बोला है तो एक पार्टिकुलर नाम है, और पर्वत तो यहाँ पे देखिए पर्वत जो है जातिवाचक है, हिमालय जो है व्यक्तिवाचक है, स्त्री जो है जातिवाचक है, श्वेता जो है आपका व्यक्तिवाचक है, नगर जातिवाचक है, और जयपुर क्या है? व्यक्तिवाचक है। लेकिन यहाँ पे कुत्ता जातिवाचक तो है ना, लेकिन पिल्ला उसका बच्चा है, तो ये व्यक्तिवाचक नहीं हो सकता। उसका नाम होता है जैसे शेरू है ना, रिंकू, टिंकू, पिंकू, कुत्ते का नाम होता तो वो व्यक्तिवाचक होता। तो ये इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए सही हो जाएगा। कुत्ता और उसका पिल्ला जो है सही युग्म नहीं है, मतलब गलत है। ठीक है, आगे देखते हैं प्रताप और प्रताप उच्चारण करना कौन से प्रकार के अशुद्ध उच्चारण का भेद है? स्वरागम या फिर स्वरालाप, आकार, इकार, भ्रम या फिर आगम। तो इसका है स्वरालाप। ठीक है, ऑप्शन 2 सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है। लौंग, बहिन, पृष्ठ या फिर जवान। तो तत्सम मतलब संस्कृत के समान, तो इसमें संस्कृत के समान क्या है? पृष्ठ। पृष्ठ का मतलब यहाँ पे होता है पीठ। ठीक है, पृष्ठ पेज वाला नहीं है। ठीक है, पेज जो पृष्ठ हम लोग पेज पन्ने का बोलते हैं वो वाला पृष्ठ नहीं है। पृष्ठ का मतलब है यहाँ पर पीठ, पीछे है ना। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। बहुब्रीहि समास का उदाहरण नहीं है, मतलब यहाँ पे 3 ठो बहुब्रीहि है और 1 ठो नहीं है। तो बहुब्रीहि का मतलब क्या होता है? जो शब्द दिया रहता है लेकिन वो तीसरे पर्सन को इंगित करता है। जैसे 12 सिंघा, 12 सिंहों वाला कौन होता है? तो मृग होता है ना। दीर्घ बाहु, लंबी भुजाओं वाला कौन होता है? तो हे दीर्घ बाहु, राम को दीर्घ बाहु ऐसे बोला जाता है ना किसी दूसरे को। कुसुमायुत मतलब कुसुमों का युत, फूलों का युत, इसी तरह से। तो ये तीनों क्या हैं? ये तीनों बहुब्रीहि हैं, लेकिन जो पंसेरी है वो नहीं है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए या फिर 1 नंबर का जो है वो सही आंसर हो जाएगा। ख है, देखिए ख क्या है? अघोष व्यंजन, अल्प प्राण व्यंजन, घोष व्यंजन या फिर विवृत। तो देखिए अल्प प्राण, महाप्राण तो मैं बता दिया हूँ, मतलब जो अल्प प्राण क्या होता है? 1, 3 और 5 जो होते हैं वो अल्प प्राण होते हैं। तो यहाँ ख तो 2 नंबर का है, तो ये अल्प प्राण व्यंजन नहीं है। और विवृत मतलब ये स्वरों के लिए होता है, ये भी नहीं हो जाएगा, दोनों ऑप्शन कट गया। अब देखिए घोष और अघोष और सघोष, घोष को ही सघोष कहा जाता है। तो अघोष सघोष के लिए आपको देखिए जो पहला और दूसरा जो स्पर्श व्यंजन होते हैं 25 में, उसमें पहला और दूसरा जो होते हैं वो अघोष होते हैं, और आपके जो तीसरा, चौथा और 5वां वर्ण होते हैं वो सघोष होते हैं या फिर घोष होते हैं। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ख क्या है? ये अघोष व्यंजन है। ख क्या है? एक अघोष व्यंजन है। ठीक है, अघोष, सघोष, अल्पप्राण, महाप्राण, ये याद कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंस रहते हैं। आगे देखते हैं 55 नंबर, वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द को पहचानना है। देखिए सदुपदेश, तदोपरांत, वाल्मीकि या फिर अकिंचन। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन दूसरा हो जाएगा। तदोपरांत नहीं बोला जाता है, तदुपरांत बोला जाता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा उसका सही आंसर। आगे देखते हैं 56 नंबर,
निम्नांकित में से अकर्मक क्रिया बताइए। अकर्मक और सकर्मक ज्ञात करने की विधि, मतलब प्रश्न करना है। देखिए, पढ़ना, लेना, खाना, रोना, इसमें से कौन सा है? तो क्या पढ़ना? तो पुस्तक पढ़ना, आंसर आया ना। क्या खाना? कुछ भी खाना खाना, या फिर आम खाना, पपीता खाना, है ना, सेव खाना, चावल खाना, कुछ खाने का आ रहा है। लेना, क्या लेना? पुस्तक लेना, कॉपी लेना, कपड़ा लेना, है कि नहीं। लेकिन रोना, क्या रोना? कैसे रोना? कुछ आंसर आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे अकर्मक हो जाएगा कौन? रोना, एक अकर्मक क्रिया हो जाएगा। आंसर करोगे तो उसका कुछ आंसर नहीं मिलता है, इसी तरह के शब्द को अकर्मक क्रिया कहा जाता है। ठीक है, आगे देखिए 57 नंबर, भाषा संरचना में अपेक्षित भाषा के प्रमुख अंग होते हैं 1, 2, 3, 4। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 4 होते हैं। कितने होते हैं? 4 होते हैं। आगे देखिए, निरपराध में प्रयुक्त उपसर्ग है। तो निरपराध में प्रयुक्त उपसर्ग है आपका निर्धन अपराध। ठीक है, निरपराध। ठीक है, आगे देखिए 59 का, निम्नांकित में से कौन सा वारिद का पर्यायवाची नहीं है? वारिद, वारिद मतलब, वारी मतलब आपका होता है पानी, और द मतलब देने वाला। तो पानी देने वाला, पानी देने वाला कौन होता है? बादल। तो बादल का पर्यायवाची कौन नहीं है, उसको ढूंढना है। तो कौन है उसको पहले देख लेते हैं। मेघ भी बादल को कहते हैं, घन भी कहते हैं, पयोद, है ना, पयोद, पय माने पानी और द मतलब देने वाला, पयोद भी क्या है? बादल है। लेकिन यहाँ पे देखिए ये तीनों हो गया, और अम्बुज, अम्बुज, अम्बु मतलब भी पानी, और ज मतलब जन्म लेने वाला। ज का मतलब होता है अम्बु, अम्बु मतलब पानी, और ज मतलब जन्म, तो पानी से जन्म लेने वाला। तो यहाँ पे अम्बुज का मतलब हो जाएगा कमल। तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, जैसे वारिद, वारिद के जगह पे वो वारिज रहता। ठीक है, वारिज, तो उसको कमल कहा जाता। वारी मतलब पानी, और ज मतलब जन्म लेने वाला, तो पानी से जन्म लेने वाला कौन है? तो कमल, तो कमल। उसी तरह के पयोद दिया है यहाँ पे, तो पयोद के जगह पे पयोज रहता, तो पय मतलब पानी और ज मतलब जन्म लेने वाला, तो किसका हो जाता? कमल का हो जाता। ठीक है, इसी तरह से आगे देखते हैं 60 नंबर क्वेश्चन, रघुपति शब्द किस समास का उदाहरण है? रघुपति, देखिए यहाँ पर रघुओं का पति, है ना, मतलब तीसरे पर्सन को इंगित कर रहा है, मतलब बहुब्रीहि। जो तीसरे पर्सन को इंगित करे वो क्या होता है? बहुब्रीहि समास होता है। देखिए द्विगु मतलब, द्विगु समास का क्या होगा? द्विगु मतलब जो क्या होता है? गिनती वाले रहता है, पंचाहार, सप्त दिन, है ना। इसी तरह के जो गिनती वाले शब्द रहते हैं जिसमें वे द्विगु, द्वंद्व मतलब और वाले आ जाएंगे, और कर्मधारय मतलब जो विशेषता बताओ। जैसे नील कमल, नीला है जो कमल, कमल कैसा है? नीला है, उसकी विशेषता बता रहा है, तो विशेषता बताने वाले कर्मधारय हो जाएंगे। लेकिन जो तीसरे पर्सन को बताते हैं वो बहुब्रीहि होता है। तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 3 सही आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर वीडियो अच्छे लगे हों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी तरह के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको दिया जाएगा जो आपके टेट, सीजी टेट, आपके सी टेट और शिक्षक भर्ती से संबंधित बहुत ही इंपॉर्टेंस होने वाले हैं। नमस्कार, धन्यवाद।